बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैंगनीज़ की केमिस्ट्री डिस्कस की थी, फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मैंगनीज़ के ऑक्साइड को, जिसमें पोटाशियम परमैंगनेट था, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने अल्कीन को ऑक्सीडाइज करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम विद पोटाशियम परमैंगनेट। आज की लेक्चर में जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो रिलेटेड है आयरन से। आयरन का नाम आपको पता है, लैटिन नाम जो है इसका फेरम है, इंग्लिश नाम जो है इसका आयरन है। सिंबल जो है वो आयरन का Fe है। अपीयरेंस ग्रेइश लस्ट्रस है। स्टूडेंट्स, मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि दे आर शाइनी इन अपीयरेंस। जब उसमें से ताज़ा कट लग जाता है तो जब वो विजिबल लाइट में उसको हम देखते हैं, इट अपीयर्स शाइनी, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन की वजह से। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि देयर आर 26 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज 26 प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसान बातें हैं, ये तो आपको लोअर क्लासेस पर भी मालूम थी, बल्कि है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन इज आर्गान। आर्गान बार बार रिपीट हो रहे स्टूडेंट्स। आर्गान कोर, यहाँ तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे थर्ड शेल में 3s और 3p 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद 3d के 6 आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और आखिरी शेल जो कि 4s है। तो एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डी सब शेल को ऑक्युपाई करेंगे। यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा डी सब शेल में। जैसे हमारे पास आपको पता है स्टूडेंट्स, देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी सब शेल। पांचों के 5 ऑर्बिटल जो हैं ग्राउंड स्टेट में वो सेम एनर्जी लेवल पर है या सेम एनर्जी वाले हैं, जिनको हम डी जेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो जब डी इलेक्ट्रॉन्स हम फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू होम्स रूल, पहले हाफ फिलिंग होगी स्टूडेंट्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर बनाएगा। अब नेक्स्ट 7th जब आएगा वो दूसरा पेयर बनाएगा, 8th तीसरा पेयर, चौथा पेयर, 9th इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और इसी तरह डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स जिंक में कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने ये भी डिस्कशन की थी स्टूडेंट्स ट्रांजिशन मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कि आयरन और मैंगनीज जो है ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। मतलब ये है कि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा ज़्यादा होगा इनका। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात है कि किस लोकेशन पर ये लोकेटेड है स्टूडेंट्स, तो इट इज़ लोकेटेड इन पीरियड 4d ब्लॉक। ये याद रखें स्टूडेंट्स के एटॉमिक नंबर गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता हो तो हमें, या एटॉमिक नंबर का पता हो तो हमें उस एलिमेंट की पोजीशन का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये 3d जहां पर फिलिंग होगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए अगर आपको याद हो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी n-1d। यहाँ पर n की वैल्यू जो है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज अवेलेबल इन 4th पीरियड डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट कैटेगरी ये है कि दिस इज ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल बार बार रिपीट हो रहा है कि इनकी जो बिहेवियर, इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियानी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1538 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3000 या हम कह सकते हैं कि 2900 के बराबर है, 2862 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी से रिलेटेड है कि जब हम डेंसिटी को स्टैंडर्ड वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाती है। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस केस नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रिलेटिव वैल्यू। इसको कंपेयर किया गया है स्टैंडर्ड वाटर के साथ। ओर्स और आयरन के जो ओर्स हैं उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, क्योंकि आयरन हमें मालूम है कि रिएक्टिव एलिमेंट है, ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब अवेलेबल होगा नेचर में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओर्स।
ओर्स आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ओर्स हैं इसमें से नंबर 1 है रेड हीमाटाइट। रेड इट इज बिकॉज ऑफ इट्स कलर। रेड हीमाटाइट जिसमें से Fe2O3 है, Fe2O3। स्टूडेंट्स यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करें, ऑक्सीजन से स्टार्ट लें, 3 ऑक्सीजन हैं, 3 2s are 6, 6 नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहां पर 2 आयरन हैं तो 6 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 6 पॉजिटिव की जरूरत है। कितने आयरन हैं स्टूडेंट्स? 2, तो 6 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव। आयरन इन दिस केस इज इन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये याद रखें स्टूडेंट्स के जो ओर्स के फार्मूलाज आपको दिए गए हैं या बताए गए हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। तो जो एक्सप्लेनेशन होगी हमारी वो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक होगी। जो नेक्स्ट और है आयरन का मैग्नेटाइट है जिसमें Fe2O3। आपकी किताब में अगर आप देखें ये फार्मूला लिखा गया है स्टूडेंट्स, इसमें से सिर्फ एक पॉइंट है, किताब में नहीं बताया गया, आपकी समझ के लिए मैं एक्सप्लेन करता चलूं। स्टूडेंट्स अगर हम इस केमिकल फार्मूला को ऑब्जर्व करें, 4 ऑक्सीजन हैं यहाँ पर, 4 2s are 8 नेगेटिव चार्ज आएगा। 3 आयरन है, अगर 3 आयरन को अगर हम कंसिडर करें कि दिस इज 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 3s are 9, तो फिर तो 8 और 9 बैलेंस नहीं हो सकते। अगर हम कहते हैं कि दिस इज 2, तो फिर 3 2s are 6 बैलेंस नहीं होंगे। हम तो ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट होगा या 0.15 होगा या 2 होगा या 2.5 होगा, नो। इस केस में इसका जो सही अरेंजमेंट है लिखने का, दैट इज Fe2O3। अगर इनकी बात करें हम तो यहां पर ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, आयरन इज 2 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर 3 ऑक्सीजन हैं, 6 नेगेटिव, एक आयरन की केस में दिस इज 3 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख लें कि Fe3O4 जो कि मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला है, उसकी जो सही अरेंजमेंट है लिखने की ये वाली है। अक्सर ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है स्टूडेंट्स वाइवा में, तो कम से कम ये बात आपको याद होनी चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। ब्राउन हेमाटाइट है या लेमोनाइट है? स्टूडेंट्स इसका कलर या ब्राउन होगा या लेमन लाइक होगा, येलो होगा, तो इसीलिए इसको लेमोनाइट कहा गया है। ब्राउन it is because of its brownish appearance। उसका केमिकल फार्मूला अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, आपकी किताब के मुताबिक Fe2O3 और उसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो और की बात की गई। अब इंडस्ट्रियली आयरन को मुख्तलिफ आयरन फॉर्म्स के लिए प्रोसेस किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन आयरन ओर को जब प्रोसेस किया जाता है तो उनमें कार्बन परसेंटेज डिफरेंट होता है। तो उन कार्बन परसेंटेज की बेसिस पर फिर आयरन को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टील है, स्टील इज वन ऑफ द फॉर्म या एलॉय ऑफ आयरन जिसमें कार्बन की परसेंटेज डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयरन को जब प्रोसेस किया जाता है उसकी मुख्तलिफ वेराइटीज के लिए, और आप देख सकते हैं कि वो जो वेराइटीज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। स्टूडेंट्स कार्बन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज, उनमें से पहला जो है कैस्ट आयरन है या पिग आयरन इसको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स कैस्ट आयरन और पिग आयरन ये इनिशियल स्टेज है। आयरन ओर को जब ट्रीट किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस से, तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम कैस्ट आयरन, जिसको सांचे में डाला जाता है स्टूडेंट्स, और या पिग आयरन हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम जो है पिग क्यों पड़ गया है, इसलिए इसका जब सांचा बनाया जाता है इनका तो वो तकरीबन इस शेप में होता है स्टूडेंट्स। इसी तरह का एक शेप बनता है आयरन के इस ओर का जब इसको प्रोसेस किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कैस्ट आयरन, या जिसको सांचा होता है उस सांचे का शेप इस तरह होता है। जब जो एनिमल पिग है वो जब खुराक खाते हैं एक झुंड की शक्ल में, उसकी फॉर्म में, तो वो तकरीबन इसी तरह की एक झुरमट सी बन जाती है उनकी। उसको देखकर यहाँ पर कैस्ट आयरन का नाम पिग आयरन रखा गया है, बाकी इसमें से कोई टेक्निकल बात नहीं है।
उसमें से स्टूडेंट्स कार्बन परसेंटेज जो है वो 2 to 3% होगा। नेक्स्ट जो है रॉट आयरन या मिलिएबल आयरन। रॉट आयरन उसको हम कहते हैं कि विच इज रेडी टू सेल, मतलब इसको कमर्शलाइज किया जा सकता है, फाइनल स्टेज है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, जिसको हम वर्कड आयरन भी कह सकते हैं। रॉट का मतलब है वर्कड आयरन, मिलिएबल हम कहते हैं कि डक्टिलिटी और मिलिएबिलिटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिनसे शीट्स बन सकते हो और जिनसे तारें बन सकती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रॉट आयरन जो है वो फाइनल स्टेज है का आयरन है, जिसको हम कह सकते हैं कि अब ये यूज के लिए रेडी हो चुका है, वर्कड आयरन इसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन की आयरन एलिमेंट की, परसेंटेज ऑफ कार्बन की बेसिस पर और ओर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन। यू नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपीरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारे पास आयरन जब अवेलेबल होगा, आयरन के जो आयंस अवेलेबल होंगे वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होंगे। वाटर के साथ जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें से हेक्सा एक्वा आयरन 2 प्लस जो है दिस इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर as well as it represents the oxidation state of iron in this case because water is a neutral ligand। water neutral ligand है, ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। तो जो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दिस इज इन फैक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस केस। और इसी तरह हेक्सा एक्वा आयरन 3 जो है स्टूडेंट्स 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ, लेकिन यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज 3 पॉजिटिव। स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं हमने तो बात की कि 3 प्लस और 2 प्लस में अवेलेबल है, जिसमें ये वाटर के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। रिलेटिव स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर 3 प्लस एंड 2 प्लस। ये दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के मुकाबले में स्टेबल है। रिलेटिव की बात है स्टूडेंट्स, जब कंपैरिजन की बात आ जाए तो वहां पर रिलेटिव का वर्ड यूज होगा। अब हमारे पास आयरन 2 के जो सॉल्ट्स हैं, जहां पर आयरन 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो पेल ग्रीन कलर के होंगे, पेल लाइट ग्रीन कलर के। और जहां पर आयरन इज इन 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वो या तो येलो कलर में होंगे या ब्राउन कलर में होंगे। अगर येलो कलर में होंगे, क्यों होंगे? इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, जिसमें से हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्सल आयन कलर उसका येलो से ब्राउन में कन्वर्ट कर लेता है बाय अट्रैक्टिंग और बाय द चार्ज ट्रांसफर बिटवीन हाइड्रोक्सल एंड सेंट्रल मेटल आयन, इन दिस केस इज आयरन 3। आयरन तकरीबन 6 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 प्लस, 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है, विच आर रेयर। कॉमन आर 3 प्लस एंड 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये अनस्टेबल होगा 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन, तो ये जो होगा स्टेबल होगा किस वक्त? 3 प्लस में। तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा आयरन 2 से आयरन 3 में। अगर हमारे पास किसी कंटेनर में, कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में हमारे पास आयरन 2 का सोल्यूशन मौजूद है, तो अगर उसको हम ढक्कन से ना ढांपें, उसको कवर ना करें, तो जो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इंतहाई कम अमाउंट में, तो वो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवा सकता है आयरन को, आयरन 2 से आयरन 3 में कन्वर्ट कर सकता है। ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल है, इवन ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन कैन डू इट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी किताब में ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। फिर हमारे पास आयरन 2 जो है दिस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी शो करता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर द एजेंट्स which itself get oxidizes and reduces others। आयरन 2 से आयरन 3 में कन्वर्ट होगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, लेकिन दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करवाएगा? रिड्यूस करवाएगा, उनको इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर फिर आपकी किताब में प्रूशियन ब्लू की फॉर्मेशन की बात की गई है, उसमें यह कहा गया है कि अगर हमारे पास फेरोसाइनाइड आयंस हो, उसकी सोल्यूशन है जैसे ये, दिस इज द केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेरोसाइनाइड आयन स्टूडेंट्स। अगर उसको हम एक ऐसे सोल्यूशन के साथ मिक्स करें जिसमें आयरन 3 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब वो एक्सेस में हो स्टूडेंट्स, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा प्रूशियन ब्लू बनेगा, जिसको लॉन्ड्री या ब्लू प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लू कलर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप चेक करें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में
उसके अंदर भी आयरन लिखा गया है, उससे बाहर भी आयरन लिखा गया है। नंबर 1 स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था, दिस इज, ये वाला पोर्शन जो है नेगेटिव पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन जो है आयरन का बाहर वाला Fe4 वाला, दिस इज पॉजिटिव पोर्शन। अगर हम नाम की बात करेंगे तो इसका नाम पहले आएगा और इस पोर्शन का नाम बाद में आएगा, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर स्टूडेंट्स, बाहर वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लेफ्ट साइड पर जो आयरन मौजूद है, दिस इज इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयरन मौजूद है दैट इज इन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। नाम क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कहा था कि पॉजिटिव का नाम पहले आएगा, तो फिर हमारे पास दिस इज फेरिक, फेरिक, ठीक है स्टूडेंट्स, फेरिक 3 पॉजिटिव पार्ट होगा। फिर नेगेटिव पार्ट का क्या नाम होगा, वहां पर है हेक्सा सायानो होगा, नेगेटिव आयन है हेक्सा सायानो, ओ से नाम खत्म होगा। और हमने ये बात की थी कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तो वहां पर जो मेटल आयन होगा उसका नाम ATE से खत्म होगा और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो स्टूडेंट्स पूरा नाम इस तरह होगा कि फेरिक हेक्सासायानो फेरेट 2, फेरेट 2, दिस इज द नेम ऑफ प्रूशियन ब्लू, जिसकी किताब में 1-2 सेंटेंसेस में बात की गई है, विच इज यूज्ड इन लॉन्ड्री और ब्लू प्रिंट्स। फिर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आपकी किताब में, आयरन एज कैटलिस्ट। अगर आपको याद हो, हमने ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन मेटल्स और द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पर वो काम कर सकते हैं। कैटलिस्ट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच स्पीड अप अ पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, किसी खास रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ा देते हैं। कैसे? उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करवाते हैं, कम करवाते हैं ये कैटलिस्ट, इसलिए वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरस्टिसेस और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की वजह से, ये बात हमने उस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस की थी। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं हेबर्स प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एमोनिया की सिंथेसिस होती है। उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होगा बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिससे डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन और N2H2 रिएक्शन करके हाइड्रोजीन N2H4 में कन्वर्ट होंगे और N2H4 फाइनली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये याद रखें कि नाइट्रोजन स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन हमने बताया था या डिस्कस किया था चैप्टर 13 में कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब अगर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन 3 बॉन्ड्स को तोड़ना जो होगा मुश्किल है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। सेकेंड पॉइंट, क्यों आयरन कैटलिस्ट यूज होगा यहाँ पर? अब जैसे ही N2H2 बन जाता है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एंडोथर्मिक है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दूसरी बात इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि N2H2 इज वेरी अनस्टेबल, ये जैसे बन जाएगा ये डिकम्पोज होगा दोबारा उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम यहाँ पर आयरन को एज ए कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यही बात हो गई, आपके साथ एक्सप्लेन हो गई। अब हम देखते हैं कि जब रिएक्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस हो, कैटलिस्ट तो सॉलिड स्टेट में होगा, इस केस में कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्यों? ताकि कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो और रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और प्रोडक्ट ज्यादा बने। तो इसके लिए हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर जब एब्जॉर्ब होंगे, सरफेस एब्जॉर्प्शन को एडजॉर्प्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, उसकी वजाहत करते हैं। स्टूडेंट्स, जब नाइट्रोजन गैस कैटलिस्ट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा तो उससे पहले नाइट्रोजन गैस आएगी और कैटलिस्ट की सरफेस पर उसकी एडजॉर्प्शन हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि सरफेस एब्जॉर्प्शन को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा,
नाइट्रोजन एटमों में नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स है, N2N एटमों में या 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटमों में वो कन्वर्ट हो जाएगा और कैटलिस्ट की सरफेस के साथ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द टाइम बीइंग शेयर कर लेगा और उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसी तरह हाइड्रोजन गैस भी आएगी और कैटलिस्ट की सरफेस पर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। जब ये दोनों गैसेस कैटलिस्ट सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी स्टूडेंट्स, अब ये एटम जो होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं क्योंकि वो स्प्लिट हो गए, अब ये एटम्स जो होंगे ये कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर मोशन शुरू कर देंगे, मतलब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे। ये याद रखें स्टूडेंट्स के रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स का आपस में कोलाइड या उनके दरमियान कोलिजन लाजमी है। अगर वो आप एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो नहीं होगी। फिर अब इस केस में नाइट्रोजन जो कि एब्जॉर्ब हुआ है और हाइड्रोजन जो कि कैटलिस्ट सरफेस पर एब्जॉर्ब्ड है, रिएक्शन करके आपस में बॉन्ड बनाकर कन्वर्ट हो जाएंगे NH में। अब NH एब्जॉर्ब्ड है, डिटेच नहीं हुआ कैटलिस्ट सरफेस से, जिसको हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। फिर NH फर्दर हाइड्रोजन आएगा उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, वो NH से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। NH2 फिर एक और हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और NH3 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। NH3 जिनको हम एड्सॉर्ब्ड NH3 लिख सकते हैं, आपकी किताब में एड्सॉर्ब्ड NH3 लिखा गया है स्टूडेंट्स। अब फाइनली क्या होगा कि एमोनिया की फॉर्मेशन जैसे हो जाती है, अब एमोनिया उस सरफेस को छोड़कर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर वो एड्सॉर्ब से डिसॉर्ब होकर एमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे एमोनिया फॉर्मेशन के लिए, ये रिएक्शन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट पॉसिबल नहीं है। तो आयरन सरफेस प्रोवाइड कर देता है इन रिएक्टेंट्स के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी लो करवाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट में विच इज़ एमोनिया इन दिस केस। एंड ये एक्सप्लेनेशन जो हमने की इट इज़ रिलेटेड टू द हेबर्स प्रोसेस। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है एग्जाम में कि हाउ यू विल डिस्कस, और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमोनिया, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू विल सिंथेसाइज एमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। अल्फाज चेंज होंगे, एक्सप्लेनेशन वही होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो एक मुख्तसर सा टॉपिक आपकी किताब में दिया गया है, वहां पर आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया है, लेकिन आयरन 2 आयंस को या आयरन 3 आयंस को, मतलब आयरन को आयोनिक स्टेट में यूटिलाइज किया गया है। किस केस में? पर सल्फेट जब रिएक्शन करेगा आयोडाइड आयन के साथ तो वो कन्वर्ट होगा सल्फेट में और आयोडीन में। स्टूडेंट्स जरा हम पहले पर सल्फेट का स्ट्रक्चर समझ लें, तब इसकी केमिस्ट्री समझने में हमारे लिए आसान होगी। स्टूडेंट्स जो अंडरलाइंड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर सल्फेट आयन। अब पर सल्फेट में जब आयरन 2 या आयरन 3 इसके साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स, तो सल्फेट को यहां से ब्रेकिंग होगी। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर ये स्प्लिट होगा और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट होगा। अगर आप बिफोर द रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और सिंगल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये जब सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स तो डबल नेगेटिव चार्ज आएगा फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्प्लिटिंग है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की। होगा क्या स्टूडेंट्स, अब ये डिपेंड करता है कि हम आयरन 3 ले लेते हैं या आयरन 2 ले लेते हैं। आपकी किताब में आयरन 2 लिया गया है, हम भी आयरन 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आयरन 2 जब पर सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स, तो पर सल्फेट आयन सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज होकर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। उसका इलेक्ट्रॉन पर सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब वही आयरन 3 नेक्स्ट स्टेप में आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करके, अब यहाँ पर आयरन 2 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयरन 3 सॉरी इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके नेगेटिव से 0 स्टेट में लेकर
जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने ऑक्सीडेशन को इसी तरह भी डिफाइन किया था कि जब नेगेटिव से हम जीरो की तरफ आते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोडाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ पर और आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, और आयरन ने दोबारा जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो उसने गेन किया। तो कैटलिस्ट हम कहते हैं कि रिएक्शन में चेंज नहीं होगा, हिस्सा लेगा, लेकिन एट द स्टार्ट एंड एट द एंड इट विल रिमेन द सेम। ये तो पर सल्फेट आयन की केस में इसकी केमिस्ट्री थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हेक्सा एक्वा आयरन 2 एंड हेक्सा एक्वा आयरन 3 का एमोनिया के साथ और वाटर के साथ। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि यहां पर वाटर और जो कॉम्प्लेक्स है आयरन 2 का, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। इस केस में वाटर is acting as base and the complex of iron 2 is acting as an acid। क्यों एसिड के तौर पर एक्शन करेगा? लॉजिकल आंसर इसका ये है स्टूडेंट्स कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आयरन 2 सेंटर के साथ बॉन्डेड हैं, क्योंकि आयरन हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड हैं। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड हैं, किस एटम के जरिए बॉन्डेड हैं? ऑक्सीजन एटम के जरिए बॉन्डेड हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स, आप इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिसमें आयरन सेंटर के साथ ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब होगा क्या, आयरन डबल पॉजिटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन टर्न एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोमोट हो गए हैं आयरन की तरफ, वो उस नेगेटिव चार्ज को बहाल करने के लिए इन दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन दे देंगे ऑक्सीजन को, मतलब ट्रांसफर कर लेंगे, कंप्लीट नहीं, कुछ हद तक उनकी डेंसिटी ऑक्सीजन पर चली जाएगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन या एज एन एसिड के तौर पर रिलीज हो सकता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड ऑफ आयरन 2 एंड आयरन 3 के व्हाई दे आर एक्टिंग एज एसिड्स during the reaction with ammonia and reaction with water molecules। तो जैसे ही ये रिएक्शन कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, वो हाइड्रोजन वाटर को एमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेगा, और वाटर जिससे हाइड्रोजन चला गया है वो OH बन जाएगा। अब आप चेक करें, स्टार्ट में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, प्रोडक्ट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, और उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आया है? ये उस वाटर से बना है जिसने हाइड्रोजन रिलीज किया है। ये तो आयरन 2 की केस में बात थी। आयरन 3 की केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? आयरन 3, अब किताब में कहा गया है कि आयरन 3 ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन या एसिडिक नेचर शो करेगा एज कंपेयर टू आयरन 2। ये क्यों? ये इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि आयरन 3 पर जो चार्ज है दैट इज 3+ और आयरन 2 पर जो चार्ज है दैट इज 2+। अब आयरन 3 जिस पावर के साथ वाटर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, उस पावर के साथ आयरन 2 नहीं कर सकता। तो आयरन 3 आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर सकता है एज कंपेयर टू आयरन 2। इसलिए आयरन 3 का सोल्यूशन जो है दैट इज मोर एसिडिक देन द आयरन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आयरन 2 वही केमिकल फार्मूला है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2+ है, यहाँ पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का। वाटर के साथ रिएक्शन पर प्रोडक्ट सेम बनेगा, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस वाटर मॉलिक्यूल से बना है जिसने हाइड्रोजन रिलीज किया है। अब आप चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेक करें स्टूडेंट्स, 2+ आ गया है। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है ये रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। तो ये जो 2 पॉजिटिव है, इसका ये स्टार्ट में 3 पॉजिटिव था, अब इसका एक पॉजिटिव न्यूट्रलाइज किया है इस हाइड्रोक्सिल ने। अब जब ये फर्दर रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो एक और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये 1 से 2 हो जाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स 5 से 4 बन जाएंगे। देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, और चार्ज जो होगा ये 1 पॉजिटिव रह जाएगा। फाइनली जब ये तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स 4 से 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे और हाइड्रोक्सिल 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल बन जाएगा
और ये डिसॉल्व स्टेट से अनडिसॉल्व स्टेट में आ जाएगा, जिससे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही रिएक्शन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, अगर इनकी जगह हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें तो ये कॉम्प्लेक्स जो है हेक्सा एक्वा आयरन का, जहां पर आयरन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इतना एसिडिक है कि ये हाइड्रोक्सिल आयंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अगर हम H2O की जगह हाइड्रोक्सिल लिख लें तो प्रोडक्ट हमारे पास वही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसकी जगह हाइड्रोक्सिल आएगा, हाइड्रोक्सिल क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ले लेकर हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O से हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्साइड आयंस को आयरन 2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो एनर्जेटिकली फिजिबल या पॉसिबल नहीं है वो रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही एक्सप्लेनेशन जो हमने वाटर के लिए डिस्कस की, हम एमोनिया के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एमोनिया के साथ इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की कि आयरन 2 और आयरन 3 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो एसिड के तौर पर एक्शन कर सकते हैं, और हमने ये भी बात की कि आयरन 2 इज लेस एसिडिक देन आयरन 3। अब आयरन 3 के केस में फिर हमने वाटर और हाइड्रोक्सिल आयंस के रिएक्शन डिस्कस किए। इसी तरह एमोनिया को भी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एमोनिया जो है वो एज ए लिगेंड भी एक्शन कर सकता है और एज अ बेस भी एक्शन कर सकता है। यहाँ पर एमोनिया का जो रिएक्शन है वो एज अ बेस है, किसके साथ, हेक्सा एक्वा आयरन 3 के साथ। अब आपको पता है कि एमोनिया में नाइट्रोजन पर सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हमने ये भी बात की कि आयरन 3 का कॉम्प्लेक्स एसिडिक इन नेचर है, तो आयरन 3 अपना प्रोटॉन डोनेट कर लेगा, एमोनिया एमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 से NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और वाटर जिसने हाइड्रोजन डोनेट किया है वो हाइड्रोक्सिल फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पर 2 एमोनिया की मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो 2 हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज 0, इसलिए ये प्रेसिपिटेट बना लेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और डिसॉल्व से अनडिसॉल्व स्टेट में आ जाएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये आयरन 2 का रिएक्शन था। आयरन 3 की केस में जब हम 3 वाटर के एमोनिया के मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में रह जाएंगे और 3 हाइड्रोक्सिल आयंस रह जाएंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का वही रहेगा, क्योंकि हमने बात की थी कि दीज आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस, दीज आर जस्ट एसिड बेस रिएक्शन। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर 0 हो जाएगा, तो ये डिसॉल्व से अनडिसॉल्व स्टेट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके साथ 3 मोल्स ऑफ एमोनियम आयंस बनेंगे। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम आयरन 2 को और आयरन 3 को रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेट्स आयन के साथ, कार्बोनेट आयंस जो हैं स्टूडेंट्स, या कार्बोनेट आयन, दिस इज बेसिक इन नेचर। अब आयरन 2 इतना एसिडिक नहीं है कि कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा सके, तो आयरन 2 की केस में ये सिंपली आयरन 2 से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट में, आयरन कार्बोनेट में। और आयरन 3 की केस में हमने बात की थी कि द चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन आयरन 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसलिए आयरन 3 विल एक्ट एज एन एसिड। तो यहाँ पर आयरन 3 कार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करवा सकता है, उसके साथ वाटर बनेगा, जो नॉर्मली रिएक्शन यूज किया जाता है बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जिसमें से आयरन आप चेक करें स्टूडेंट्स के चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 3, प्रोडक्ट में चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आयरन 3 ने कार्बोनेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, तो मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ हमारे पास। दिस इज वीकली बेसिक एंड दिस इज एसिडिक, तो एसिड बेस रिएक्शन था हमारे पास स्टूडेंट्स। अब जो आखिरी रिएक्शन है आयरन की केमिस्ट्री में वो है थायोसायानेट आयंस का। थायो सल्फर की वजह से इसके साथ थायो का वर्ड यूज हो गया, जैसे अल्कोहल्स में आपने थायोल पढ़ा था, ROH अल्कोहल, RSH थायोल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इंतहाई सेंसिटिव रिएक्शन है, मतलब हम आयरन 3 की कंसंट्रेशन इंतहाई कम लेवल पर इस रिएक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसमें थायोसायानेट आयंस को आयरन 3 कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, और जिससे हमारे पास
अब स्टूडेंट इसका नाम इस तरह होगा, दिस इज नेगेटिव लिगेंड, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले आएगा, सिंगल है तो ये बन जाएगा थायोसायानेटो, ठीक है। नेगेटिव लिगेंड का नाम हमने कहा था कि ओ से खत्म होगा, दिस इज थायोसायानेटो। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रल? 5 है, पेंटा एक्वा हो जाएगा स्टूडेंट्स, पेंटा एक्वा। और आयरन चूंकि पॉजिटिव स्टेट में है तो हमारे पास आयरन 3 सॉरी स्टूडेंट्स, नॉट आयरन 2, आयरन 3 का नाम आएगा क्योंकि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, पहले 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। इस नेगेटिव आयन आने की वजह से अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज है दैट इज 2 पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स आज की केमिस्ट्री में हमने आयरन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अपीयरेंस, ट्रांजिशन मेटल है या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजाहत की। फिर हमने आयरन को एज कैटलिस्ट डिस्कस किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस, और उसके बाद हमने हेक्सा एक्वा आयरन 2 और 3 के रिएक्शंस वाटर के साथ, हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ, एमोनिया के साथ और थायोसायानेट आयन, और सेकंड लास्ट हमने कार्बोनेट आयन के साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कॉपर मेटल को और इसकी केमिस्ट्री को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।